Assalamu alaikum. So today we will discuss about the endometrial hyperplasia, that is the TOG article. So basically endometrial hyperplasia is an abnormal proliferations of the endometrial gland with an increased gland to the stroma ratio. ठीक है, वैसे नॉर्मली gland to stroma ratio कितना होता है 1:1 होता है. ठीक है, अगर उसे ज़्यादा हो जाए तो फिर हम endometrial hyperplasia कहेंगे. when there is a abnormal proliferation of endometrial gland with an increased gland to stroma ratio. ठीक है, it is a precursor of the endometrial cancer. Most common symptoms of the endometrial hyperplasia is the abnormal uterine bleeding. That could be the heavy bleeding or intermenstrual bleeding or postmenopausal bleeding or the HRT related. ठीक है, अच्छा इंसिडेंस एटलीस्ट 3 टाइम हायर देन दी endometrial कैंसर. ठीक है, तो अच्छा मतलब दिन में endometrial hyperplasia होता है ना, जितना इंसिडेंस एंडोमेट्रियल कैंसर का है उससे 3 गुना ज़्यादा इंसिडेंस एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का है. ठीक है, रिस्क ऑफ द प्रोग्रेशन वेरीज बाय द सब टाइप. अच्छा, रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो सबसे इसका जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी. ठीक है, फिर उसके बाद अनअपोज ईस्ट्रोजन एक्सपोजर भी आ जाता है. अच्छा, ओबेसिटी क्यों है? क्योंकि एडिपोज टिश्यूज़ में क्या होगा, ओबेसिटी होगी तो एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होंगे तो फिर increase aromatization of the androgen into the estrogen, so that leads to the endometrial hyperplasia. अच्छा, एनेवुलेशंस की वजह से भी हो सकता है, पीसीओस में, पेरीमेनोपॉजल वुमेन्स में ज़्यादा कॉमन होता है. एस्ट्रोजन सीक्रेटिंग ओवेरियन ट्यूमर में भी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है. अनअपोज्ड है जो पेशेंट टेमोक्सोफिन ले रहे हैं या HRT ले रहे हैं तो उनमें भी कॉमन है. ठीक है, अदर आर दी इम्यूनोसप्रेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस आर दी इन्फेक्शन. क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिर 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया एंड विद एटिपिया. ठीक है, एटिपिया मीन्स एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलर नियोप्लेजिया व्हेन देयर इज अ अटिपिकल सेल सीन्स इन बायोप्सी. ठीक है, अच्छा डायग्नोसिस एंड द सर्विलेंस की अगर बात करें तो फिर डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो हमें हिस्टोपैथो पे ही मिलेगा. ठीक है, हिस्टोलॉजिकल एवोल्यूशंस ऑफ द एंडोमेट्रियल टिश्यू. सैम्पलिंग मेथड कौन से हैं? या तो पहले तो आप पाइपल करें, आउट पेशेंट करें, और जो स्टैंडर्ड मेथड है अगर उस पर हमें नज़र नहीं आ रहा या पाइपल पे हमें फोकल लेजन मिल रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, या अल्ट्रासाउंड पे हमें फोकल लेजन मिल रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, स्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करेंगे. ठीक है, या तो बायोप्सी हमारी फेल हो गई हो जो आउट पेशेंट हमने की थी, या तो फिर अल्ट्रासाउंड पे हमें फोकल लेजन मिले, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हमने किया उस पे हमें फोकल लेजन मिले, तो फिर इस 2 कंडीशंस में हम फिर स्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करेंगे. ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशंस होती है उसमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आ जाता है. उसमें हम पहले थिकनेस देखेंगे और फिर MRI, CT एंड बायोमार्कर आर नॉट रूटीनली रिकमेंड. सर्विलेंस एंडोमेट्रियल बायोप्सी एट दी इंटरवल अंटिल द रिग्रेशन इज डॉक्यूमेंटेड. सर्विलेंस के लिए भी हम बायोप्सी ही करेंगे. ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट अब पढ़ते हैं पहले हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया की. सबसे पहले तो हम पेशेंट को काउंसिल करेंगे दैट देयर इज़ द लेस देन दी 5% रिस्क ऑफ द प्रोग्रेशन टू द कैंसर ओवर दी 20 ईयर. मतलब 20 साल में अगर विदाउट एटिपिया है तो सिर्फ 5% कैंसर का रिस्क हो सकता है. ठीक है, मेनली जो विदाउट एटिपिया है वो रिग्रेस हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, तो उसमें हम जो मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं फर्स्ट लाइन वो है मायरीना फॉर दी हायर रिग्रेशन रेट, फ्यू साइड इफेक्ट एंड दी बेटर ब्लीडिंग कंट्रोल. ठीक है, अच्छा अगर पेशेंट नहीं लेना चाह रही तो फिर हम उस कंडीशन में, या कोई कंट्राइंडिकेशन है मायरीना की, तो फिर उस कंडीशन में हम फिर ओरल प्रोजेस्टेरोन देंगे. उसमें फिर मीडोक्सी प्रोजेस्टेरोन आ जाता है, वो 10 to 20 मिलीग्राम पर डे देंगे, या तो फिर नॉर्थीस्टेरोन देंगे 10 to 15 मिलीग्राम पर डे. ठीक है, अच्छा ये दोनों जो ओरल प्रोजेस्टेरोन देंगे वो हम कंटिन्यूस फॉर्म में देंगे, साइक्लिक नहीं देंगे. ठीक है, अच्छा ड्यूरेशन की अगर बात करें तो फिर 6 मंथ तक हम देंगे, और जो मायरीना है उसे हम 5 ईयर तक रखेंगे. ठीक है, और 6 मंथ के बाद हम इसका फॉलोअप करेंगे. फॉलोअप कैसे करेंगे? बायोप्सी करेंगे दोबारा. अच्छा सर्विलेंस कैसे करेंगे? आफ्टर दी 6 मंथ उसने ली, ओरल प्रोजेस्टेरोन ली या मायरीना ली. ठीक है, तो फिर हमने 6 मंथ के बाद पेशेंट को बुलाया, उसके बाद हमने बायोप्सी की. ठीक है,
जब तक उसकी 2 बायोप्सी नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक हम पेशेंट को फॉलोअप पे रखेंगे, अगर उसमें कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है तो। पर अगर उसमें कोई और रिस्क फैक्टर है, जैसे कि उसका BMI ज़्यादा है या पेशेंट मायरीना नहीं ले रही, ओरल प्रोजेस्टेरोन ले रही है, तो फिर उसे हम लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए रखेंगे, ठीक है। भले उसकी 2 नेगेटिव आ जाएँ तो फिर भी हम उसे लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए रखेंगे पेशेंट को, ठीक है। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिकेशन ऑफ द हिस्टेक्टमी कब करेंगे? एक तो ये हो गया कि मतलब 2 नेगेटिव आ गई, पेशेंट को हमने फॉलोअप पे रखा, 6 मंथ पे नेगेटिव आई, ठीक है। फिर हम दोबारा हमने 6 मंथ पे बुलाया, फिर नेगेटिव आ गई, ठीक है। तो फिर ये तो पेशेंट हो गई मतलब रीग्रेस हो गई, तो हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया, इसमें कोई हमें हाई रिस्क फैक्टर भी नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस करते हैं, अगर ये रिग्रेस नहीं हुई, 6 मंथ के बाद हमने इसे बुलाया और ये रिग्रेस नहीं हुई, उल्टा ये बढ़ गई, ठीक है, एटीपिया हो गया इसको, ठीक है। या तो फिर हमने 6 मंथ पे हमने इसको बुलाया, ठीक है, ये पॉजिटिव हुई, फिर हमने इसको दोबारा 6 मंथ पे फॉलोअप पे बुलाया, अच्छा तब भी ये पॉजिटिव ही है। तो अगर ये परसिस्ट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया फॉर मोर देन दी 12 मंथ, देन इन दिस केस वी विल डू दी हिस्टेक्टमी। तो ये 2 इंडिकेशन है, अगर या तो फिर एटिपिया में प्रोग्रेस हो गई या तो फिर परसिस्ट रही, ठीक है, मतलब विदाउट एटिपिया ही रही, पर हमें 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स मिले हैं, तो फिर इन 2 कंडीशन में हम हिस्टेक्टमी करेंगे, ठीक है। या तो रिलैप्स आफ्टर द ट्रीटमेंट, उस कंडीशन में भी करेंगे। परसिस्टेंट ब्लीडिंग सिम्टम्स हैं पेशेंट को, या पेशेंट रिफ्यूज़ कर रही है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या नॉन कंप्लाइंट है फिर विद सर्विलेंस, तो फिर उस इन कंडीशंस में हम हिस्टेक्टमी करेंगे पेशेंट्स की, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट ये तो हमने पढ़ लिया एटिपिया के साथ ना, विदाउट एटिपिया। अब हम पढ़ेंगे विद एटिपिया। उसमें हम जो फर्स्ट लाइन हमारे पास जो ट्रीटमेंट है ना विद एटिपिया, उसमें है हिस्टेक्टमी, टोटल हिस्टेक्टमी करें। प्रीफर रूट कौन सी हमारी? लेप्रोस्कोपी करें आप, अगर हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है, एक्सपर्टीज़ हैं, तो फिर बेटर यही है कि आप लेप्रोस्कोपिक रूट से करें। पोस्ट मेनोपाजल में हम BSO करेंगे, ठीक है। प्री मेनोपाजल में कंसीडर्ड बायलेटरल सल्पिंजेक्टमी, प्रिजर्व द ओवरी इफ डिजायर्ड, अवॉइड द सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेक्टमी एंड द मोर्सलेशंस, ठीक है। सुप्रा सर्वाइकल जैसा आप टोटल हम हिस्टेक्टमी नहीं करेंगे, टोटल करेंगे। फर्टिलिटी स्पेयरिंग ऑप्शन ओनली इन द वुमेन डिजायरिंग द फर्टिलिटी आर अनफिट फॉर दी सर्जरी। अगर पेशेंट यंग है, ठीक है, एंड शी वांट टू कंसीव, तो फिर उस केस में वो हिस्टेक्टमी नहीं करवाना चाह रही, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उसे हम मायरीना देंगे या तो फिर ओरल प्रोजेस्टेरोन देंगे, पर पेशेंट को हम फॉलो पे रखेंगे, ठीक है, और हम MDT इन्वॉल्व करेंगे। जैसे ही पेशेंट की एक रिपोर्ट नेगेटिव आ गई बायोप्सी की, तो फिर हम उसे रेफ़र करेंगे फर्टिलिटी सेंटर पे इमीडिएटली, ठीक है। जैसे ही वो कंसीव कर लेगी, और उसके बाद फिर हम इसका एंड ट्रीटमेंट फिर हिस्टेक्टमी ही है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लाइन मायरीना है, और अगर वो डिनाई कर रही है तो फिर, या कोई कंट्राइंडिकेशन है, तो फिर हम सेकेंड लाइन हमारे पास ओरल प्रोजेस्टेरोन है। रिक्वायर द MDT रिव्यू एंड द क्लोज सर्विलेंस, ऑफर द हिस्टेक्टमी वंस द फर्टिलिटी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ठीक है। जब उसकी कंसीव कर लिया उसने, तो उसके बाद फिर हम हिस्टेक्टमी कर लेंगे। सर्विलेंस, अच्छा हमने जब पढ़ा था कि विदाउट एटिपिया में तो हम 6 मंथ के बाद कर रहे थे, यहाँ पे बायोप्सी हम करेंगे एवरी 3 मंथ, ठीक है, अनटिल 2 नेगेटिव। जब 2 नेगेटिव आ जाएं तो फिर हम कैसे करेंगे, 6 to 12 मंथली करेंगे। If the regression failure by the 12th month or the disease progress, then we will do the hysterectomy. अच्छा, desiring the conception, confirm the regression before trying, refer to the fertility specialist once the one negative biopsy, जब एक बायोप्सी की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो फिर हम उसी वक्त इमीडिएटली पेशेंट को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करेंगे। कंसीडर दी, अच्छा उसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के लिए भी ऑफ़र करेंगे ताकि जल्दी से वो कंसीव कर ले, ठीक है। और ऑन HRT अवॉइड द ईस्ट्रोजन ओनली थेरेपी, अगर पेशेंट मीनोपाज में है और HRT लेना चाह रही है तो फिर हम ईस्ट्रोजन अवॉइड करेंगे। स्विच टू दी कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरोन रेजिम, प्रीफर मायरीना। अगर पेशेंट टेमॉक्सिफिन पे है और तो फिर उसमें तो रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि वो ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है उसका यूट्रस पे,
सो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसे पेशेंट को पहले तो हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए ट्रीट करेंगे, मायरीना देंगे, but the safety on recurrence uncertain are not for the routine prophylaxis. Polyp confined the hyperplasia, complete polyp removal and the sample background endometrium. ठीक है, तो polyp और with hyperplasia के साथ हो तो फिर हम polypectomy करेंगे और endometrium sample लेंगे, ठीक है, for the biopsy. अच्छा, टेमोक्सोफिन का यही है कि अगर पेशेंट टेमोक्सोफिन ले रही है, ब्रेस्ट कैंसर है उसे, उस वजह से वो टेमोक्सोफिन ले रही है, ठीक है, और फिर उसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो गया, तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को जैसे हम ट्रीट करते हैं वैसे हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, और हम इसकी जो मेडिसिन है टेमोक्सोफिन ले रही है वो हम खुद नहीं इसकी चेंज कर सकते, ठीक है, फिर उससे तो फिर हम भेजेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट के बाद, फिर वो जो भी उसे मेडिसिन दे, अल्टरनेटिव जो भी ऑप्शन दे उसे, ठीक है, पर हम सिर्फ उसे ट्रीट करेंगे, मायरीना देंगे ताकि रिड्यूस हो जाए हाइपरप्लेजिया, ठीक है। रूट कौन सी है, प्रीफर रूट है लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी, और बीएसओ हम कब करेंगे, प्लस माइनस बीएसओ होता है ना, टोटल हिस्टेक्टमी प्लस माइनस बीएसओ, तो बीएसओ हम कब करेंगे, जब पोस्ट मेनोपाजल पेशेंट हो। अगर प्री मेनोपाजल है तो फिर हम ट्यूब्स रिमूव करेंगे, क्योंकि ओवेरियन ट्यूमर का ओरिजिन कहाँ से होता है, ट्यूब से होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंडोमेट्रियल एब्रेशन हम कभी भी नहीं करेंगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में, ड्यू टू द इनकम्प्लीट डिस्ट्रक्शन इन द सर्विलेंस डिफिकल्टी। अच्छा, ऑलवेज आइडेंटिफाई एंड रिवर्स मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर, and Mirena is the first line for the most cases without the atypia and for the fertility sparing atypia, ठीक है। अच्छा, vigilant surveillance with the endometrial biopsy is critical. Progression, persistent relapse mandate the surgical discussion. MDT involved is essential for the complex or the high risk scenario, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं। LNG is the first line management for the regression and the contraception, minimum 6 month therapy and the 2 negative biopsy before the discharge, ठीक है। अच्छा, BMI अगर ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है, या तो फिर ओरल प्रोजेस्टेरोन ले रही है, तो फिर हम इसका एनुअल सर्विलेंस करेंगे, लॉन्ग टर्म फॉलोअप पे रखेंगे इस पेशेंट को, ठीक है। भले विदाउट एटिपिया हो फिर भी हम अगर हाई BMI या ओरल प्रोजेस्टेरोन पे है तो फिर हम लॉन्ग टर्म फॉलोअप पे रखेंगे। एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, हिस्टेक्टमी अनलेस द फर्टिलिटी डिजायर्ड। इसका ट्रीटमेंट तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यही है कि आप हिस्टेक्टमी करें, पर अगर फर्टिलिटी चाह रही है तो हम तब तक हिस्टेक्टमी को रोक सकते हैं जब तक उसकी फर्टिलिटी की विश कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम हिस्टेक्टमी ही करेंगे। सर्विलेंस बायोप्सी हम कैसे करेंगे, एटिपिया में 3 मंथली करेंगे, फिर और 6 मंथली करेंगे हम एटिपिया में, ठीक है। एंडोमेट्रियल एब्रेशन कंट्राइंडिकेशन होती है। और BSO फॉर दी पोस्ट मेनोपाजल, सल्पिंजेक्टमी कंसिडरेशन फॉर दी प्री मेनोपाजल वुमेन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा गाइडलाइन को देख लेते हैं। ओके, सो दैट इज़ द ग्रीन टॉप गाइडलाइन एंड इट वाज अपडेटेड इन February 2016, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स कवर कर लेते हैं एक मरतबा। So what are the risk factors for the endometrial hyperplasia? We already discussed the endometrial hyperplasia is often associated with the identifiable risk factor, and the assessment should aim to identify the monitor these factors. How should the endometrial hyperplasia is classified? It classified into the 2 groups, that is the endometrial hyperplasia without atypia and with atypia, ठीक है। What diagnosis and the surveillance method are available for the endometrial hyperplasia? Diagnosis of the endometrial hyperplasia required the हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशंस, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग बाय दी आउटपेशेंट बायोप्सी, ठीक है। पहले तो हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर उसके बाद आउटपेशेंट बायोप्सी करेंगे, और फिर हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे अगर हमें फोकल लेजन मिलते हैं अल्ट्रासाउंड पे, या तो फिर हमारी आउटपेशेंट बायोप्सी फेल जाती है, ठीक है। डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी शुड बी कंसीडर टू द फैसिलेट आर ऑब्टेन्ड इन एंडोमेट्रियल सैंपल, स्पेशली वेयर द आउटपेशेंट सैम्पलिंग फेल, ठीक है।
Transvaginal ultrasound may role in the diagnosis of the endometrial hyperplasia in the pre and the postmenopausal women. And direct visualizations and the biopsy of the uterine cavity using the hysteroscopy should be undertaken where the endometrial hyperplasia is being diagnosed within a polyp and the discrete focal lesion. अगर polyp है या कोई discrete focal lesion है या तो फिर जो आउट पेशेंट हमने बायोप्सी की वहाँ पे हमें इनएडिक्वेट सैंपल मिला या it is felt to diagnose the endometrial hyperplasia, then in these cases we will do the hysteroscopic guided biopsy. When there is insufficient evidence evaluating the CT and the MRI and biomarker for the diagnosis of the endometrial hyperplasia. Okay, so how should the endometrial hyperplasia without atypia is managed? We already discussed that. We will discuss the risk of the endometrial hyperplasia with the patient, and it is the less than the 5% over the 20 year, and it is a regress spontaneously during the follow up. ठीक है. अच्छा, रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर क्या है? ओबेसिटी है या पेशेंट HRT ले रही है. और ऑब्जर्वेशन अलोन विद द फॉलो अप एंडोमेट्रियल बायोप्सी टू इंश्योर द regression can be considered, especially when the identifiable risk factor can be reversed. Women should be informed that with the progesterone have the high disease regression. ठीक है. So we already discussed it. ओके, तो अब देख लें आप. प्रोजेस्टेरोन देंगे हम. मायरीना हमारी फर्स्ट लाइन है. अगर पेशेंट डिनाई कर रही है तो फिर हम ओरल प्रोजेस्टेरोन देंगे. ठीक है. और इसकी डोजेस क्या होगी? मीट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन की 10 to 20 mg होगी और नॉर्थईस्टेरोन की क्या होगी? 10 to 15 mg होगी. साइक्लिक प्रोजेस्टेरोन अब नहीं देंगे, हम कंटिन्यूस देंगे. ठीक है. अच्छा, और फिर उसके बाद हम 6 मंथ के लिए फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाएंगे. मायरीन हम कब तक रखेंगे? 5 साल के लिए रखेंगे. अच्छा, सर्विलेंस हम कैसे करेंगे? आउट पेशेंट एंडोमेट्रियल बायोप्सी के ज़रिए करेंगे हम. ठीक है. और बायोप्सी हम कब कब करेंगे? हम 6 मंथ करेंगे. 2 नेगेटिव आ गए और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो फिर हम डिस्चार्ज कर देंगे पेशेंट को. पर अगर उसका BMI ज़्यादा है या ओरल प्रोजेस्टेरोन ले रही है तो फिर हम लॉन्ग टर्म फॉलोअप करेंगे. 6 मंथ करेंगे, फिर एन्युअली करेंगे. ठीक है. उसके बाद और हिस्टेक्टमी की इंडिकेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर परसिस्टेंट डिजीज़ हो या प्रोग्रेस कर चुकी हो या रिलैप्स हो, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में हम हिस्टेक्टमी करेंगे. मोस्टली जो प्रीफरेबल रूट है वो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी है. ठीक है. एंडोमेट्रियल एब्लेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड. Okay, so we already discussed it all. ठीक है. ओके, चार्ट कर लेते हैं. ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं. देखें, अगर हमारे पास पेशेंट आती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया के साथ, ठीक है, उसका डायग्नोस हो चुका है कि पेशेंट को हमने बायोप्सी की और हमें पता चला है कि इट इज़ विदाउट दी एटीपिया. ठीक है. अच्छा, तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे? एड्रेस रिस्क फैक्टर. कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, ओबेस तो नहीं है पेशेंट, कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ले रही, HRT तो नहीं ले रही, कोई अनापोज एस्ट्रोजन थेरेपी तो नहीं ले रही, टेमोक्सोफिन तो नहीं ले रही. ठीक है. और उसके बाद जो हमारे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होगी वो क्या होगी? मायरीना होगी. अगर पेशेंट डिनाई कर रही है, कंट्राइंडिकेटेड है, तो फिर हम ओरल प्रोजेस्टेरोन देंगे. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर हम 6 मंथ के लिए पेशेंट को फॉलोअप पे बुलाएंगे. ठीक है. एंडोमेट्रियल बायोप्सी 6 मंथली करेंगे. एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया अगर विदाउट एटीपिया है तो फिर हम 6 मंथली करेंगे. ठीक है. 6 मंथ के बाद फिर हम पेशेंट को बुलाएंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे. अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो फिर हम दोबारा करेंगे. अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव नेगेटिव आ जाती हैं और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो फिर हम डिस्चार्ज कर लेंगे पेशेंट को. ठीक है.
ओके, सो अगर रिग्रेस हो जाती है तो फिर अगर एलएनजी उसने ली है तो फिर वो तो 5 ईयर तक रखेगी, अगर और प्रोजेस्टेरोन लिया है उसने तो फिर वो स्टॉप करेगी आफ्टर 6 मंथ। टोटल हिस्टेक्टमी और प्लस माइनस बीएसओ हम तब करेंगे जब पेशेंट को सिम्टम परसिस्ट हो या डिजीज़ प्रोग्रेस कर गई हो, ठीक है। अच्छा, फॉलोअप हम लॉन्ग टर्म फॉलोअप कब करेंगे? अगर पेशेंट का बीएमआई 35 से ज़्यादा हो और 2 consecutive negative endometrial biopsy at the 6 month interval there for the annual endometrial biopsy, ठीक है। फिर पहले तो हम 6 महीने के बाद कर रहे थे ना, तो 6 महीने के बाद नेगेटिव तो आ गई, पर पेशेंट या तो ओरल प्रोजेस्टेरोन पे थी या तो फिर वो उसका बीएमआई ज़्यादा था, तो फिर हम 6 महीने के बाद जो 2 नेगेटिव आ गई उसके बाद जो हम करेंगे बायोप्सी इसकी वो ईयरली करेंगे, एनुअली करेंगे, ठीक है। फिर हम लॉन्ग टर्म फॉलोअप पे उसको रखेंगे। और अगर ये तो था एटीपिया का, अगर विदाउट एटीपिया है, चलें पहले एटीपिया विदाउट एटीपिया का कर लेते हैं तो फिर उसके बाद एटीपिया का करते हैं। ओके, अगर डिजीज़ परसिस्ट कर गई है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो हम हिस्टेक्टमी करेंगे, ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि प्री मेनोपॉज़ल है या तो पोस्ट मेनोपॉज़ल है। अगर प्री मेनोपॉज़ल है तो फिर हम सिर्फ सेल्फ इंजेक्टमी करेंगे हिस्टेक्टमी के साथ। पोस्ट मेनोपॉज़ल है तो फिर हम बीएसओ भी करेंगे, ठीक है। ये विदाउट एटीपिया है, ये विद एटीपिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर प्रोग्रेस कर गई है तो फिर भी हम क्या करेंगे? हिस्टेक्टमी ही करेंगे दोनों केसेस में। ओके, तो ये तो था विद एटीपिया, विदाउट एटीपिया का। अब पढ़ेंगे विद एटीपिया, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे? पेशेंट को हमने उसमें तो यही ट्रीटमेंट है कि आप पेशेंट को हिस्टेक्टमी के लिए एडवाइस करें, बट अगर वो फर्टिलिटी चाह रही है पेशेंट तो फिर हम उसे मायरीना देंगे। मायरीना देने के बाद फिर हम उसका 3 मंथ इंटरवल पे हम फॉलोअप करेंगे, ठीक है। और 2 नेगेटिव आ गई तो फिर उसके बाद 6 to 12 मंथ करेंगे। और जैसे अगर वो प्रेगनेंसी चाह रही है ना, तो फिर जैसे ही उसकी एक नेगेटिव वैल्यू आ गई तो फिर हम उसी वक्त पेशेंट को अर्ली रेफरल करेंगे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है। और आफ्टर दी फर्टिलिटी हम टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करेंगे, या तो एब्डोमिनल मोस्ट जो प्रीफर रूट है वो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी है, वो करेंगे, ठीक है। और अगर डिजीज़ परसिस्ट है तो फिर इसमें भी यही है, टोटल हिस्टेक्टमी करें और बीएसओ करें, ठीक है। और आफ्टर दी हिस्टेक्टमी पेशेंट को हम कब बुलाएंगे? हम अगर 6 वीक्स के बाद बुलाएंगे। अगर एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं है, ठीक है, हिस्टोपैथो रिपोर्ट में, तो फिर तो डिस्चार्ज कर लेंगे। अगर है तो फिर अकॉर्डिंग टू द कैंसर गाइडलाइन हम ट्रीट करेंगे, जैसे हम एंडोमेट्रियल कैंसर को ट्रीट करते हैं, ठीक है। बस यही है इसका। तो देखो ट्रीटमेंट ही है टिपिकल हाइपरप्लेजिया का, यही है कि आप टोटल हिस्टेक्टमी प्लस बीएसओ करें। ओके, तो रिस्क फैक्टर क्या है? एचआरटी तो नहीं ले रही, टेमोक्सोफिन थेरेपी तो नहीं ले रही, पीसीओ तो नहीं है पेशेंट को, कंसीडर द ओवेरियन कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है। तो फिर हम सेल्फ इंजेक्टमी करेंगे अगर प्री मेनोपॉज़ल है पेशेंट। अगर पोस्ट मेनोपॉज़ल है तो फिर हम बीएसओ कर देंगे, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया।